अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कि ये मनाजिर किसी खाना जंगी का शिकार मुल्क के नहीं बल्कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हैं। और ये दरवाजे तोड़ने वाले और उसके दरवाजे से जमे गफीर के साथ गुजरने वाला और तमाम कवानीन को रौंदने वाला भी कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है। जिस इमारत के तकद्दुस को पायमाल और फतह करने जाया जा रहा है, वो इमारत भी कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि रियासत का सबसे अहम सुतून कहलाए जाने वाली निज़ाम इंसाफ की इमारत है। जिस लाओ लश्कर के साथ इस इमारत और इसके अंदर बैठे काजी को तस्खीर करने के लिए जाने वाला शख्स मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है, लेकिन इसका रवैया एक पॉपुलिस्ट लीडर जैसा है, जो धौंस धांधली से हर फैसले को मनवाने और हर मुकदमे में रिलीफ लेने की सलाहियत रखता है। अफसोस इस बात का है कि इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अवाम की जमे गफीर के आगे हर बार पुलिस बेबस दिखाई देती है। मौजूदा हुकूमत भी बड़कों, दावों और वादों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एक पॉपुलिस्ट लीडर की निशानी है कि वो बहरान पैदा करने का माहिर होता है। जब वो चाहता है एक बहरान पैदा करता है और इससे इस्तिफादा करता है। ये खूबी इमरान खान में बदरजा उत्तम मौजूद है। वो बहरान पैदा करने के माहिर हैं। वो नए से नए बयानिए बनाने और अवाम को इस बयानिए के पीछे लगाने के भी माहिर तस्वुर किए जाते हैं। वो अपने एक बयानिए से कब यूटर्न लेकर दूसरा बयानिया तश्कील दे लें, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ खुसूसियात मुश्तरका हैं, या ये कहें कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम पॉपुलिस्ट में ये कदरें मुश्तरका है कि उनसे हार किसी सूरत तस्लीम नहीं होती है, कि ये हर सूरत हर महाज पर जीतना चाहते हैं, वरना निजाम को लपेटने में आफियत महसूस करते हैं। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार के खात्मे के बाद किया और अपने बयानिए के जोर पर हामियों को मुश्तिल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनके हामी हिल पर चढ़ दौड़े और इसी पे ईंट से ईंट बजा दी गई। अब यही कुछ इमरान खान पाकिस्तान में दोहरा रहे हैं। वो या इक़्तिदार में वापसी चाहते हैं, बसूरत दीगर वो मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने को हर वक्त तैयार रहते हैं। इमरान खान 2 दर्जन से जायद मुकदमात में पुलिस और इदारों को मतलूब हैं, लेकिन 4 माह से जायद अरसे से ये जख्मी होने का जवाब बनाकर घर में बैठे रहे और अदालतों से रिलीफ हासिल करते रहे। एक हद से ज्यादा मनमानी के बाद अब जब अदालतों ने उन्हें तलब करना शुरू किया है, तो ये पूरे लाओ लश्कर के साथ अदालत के रूबरू पेश होते हैं, जिसे पेशी पर नहीं बल्कि कोई जलसा करने जा रहे हूं। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे मनाजिर देखे गए जैसे आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी पर थे। कारकुनान जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के काफिले के हमरा इमारत के अंदर जा पहुंचे। खारदार तारे, सिक्योरिटी कैमरे उतार दिए गए। तिल धरने को जगह न बची तो कारकुनान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दरख्तों पर चढ़ गए। आज इमरान खान की 4 मुख्तलिफ अदालतों में पेशी थी। यहाँ भी वो मनमानी करते पाए गए। इस अदालत में पेश होंगे और उस अदालत में नहीं होंगे। आज 4 मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन अदालत की 2 केसेस में पेशी थी, जबकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना था, जहां उन्होंने एक मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने से मुताल्लिक दरखास्त में बायोमेट्रिक की तस्दीक करानी थी। हाई कोर्ट में दूसरी दरखास्त इमरान खान ने इक़दाम कत्ल केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दायर की थी। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानतें मंजूर कर ली गई, जबकि इक़दाम कत्ल और तोशाखाना रेफरेंस में वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश ना हुए और उनके वकला ने अदालत से दरखास्त जमानत भी वापस ली, जिस पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर बायोमेट्रिक कराया, जिसके बाद वो अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की। इमरान खान आज जिस लाओ लश्कर के साथ अदालत में पेश हुए हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि वो जमानतें कराने नहीं बल्कि अदालतों की को तस्खीर करने आए। ये वही इमरान खान थे जो मुखालिफिन को अदालतों पर चढ़ाई करने और हमले करने के ताने देते थे और कहते थे कि अदालतों पर हमला करना नून लीग का वतीरा है। माजी में उन्होंने अदालतों को सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। एक ईमानदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को डंडों से हमला करके भगाया गया। इमरान खान अपने मुखालिफिन को माजी में क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। उन्होंने पहले तो खुद पैसा चोरी किया, फिर अपनी चोरी बचाने के लिए इदारों को तबाह किया। FIA, नैब, माजी में इन्होंने अदालतों को तबाह किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। एक ईमानदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को डंडों से अटैक करके भगाया। मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाए आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए, या तो वो प्रेशराइज करते हैं। मुझे खौफ है कि ये अब अदलिया के ऊपर जाएंगे। हमेशा इनकी माजी देख लें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। यही कुछ उनकी जमात के दीगर रहनुमा भी कहते रहे। उनमें से एक फवाद चौधरी हैं जो इल्जाम लगाते रहे कि अदालतों पर हमलावर होना नून लीग की रवायत है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से कबल इस तरह की हरकतें की जाती हैं। फवाद चौधरी से मुताल्लिक क्या कहते रहे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है, खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। अब दूसरों को इदारों के एहतराम का दर्स देने वाले खुद 2014 में पार्लियामान और PTV पर हमला कर चुके हैं और आज एक बार फिर तारीख दोहरा रहे हैं।
दूसरी जाने बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की, तो चेयरमैन पीटीआई के एक के बाद एक जमानतें हासिल करने से मालूम होता है कि ये तहरीक सिर्फ कारकुनान और कुछ मखसूस रहनुमाओं के लिए थी। इस दोहरे रवैये की वजह से अब पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की वालिदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद भी इस तहरीक पर जबरदस्त तनकीद करते दिखाई दे रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने इमरान खान का नाम लिया कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल गिरफ्तारी करा के घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है कि जेल जाओ। वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने बेटे को जेल भरो तहरीक से मना किया था। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुमताज माहिर कानून है, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक लाओ लश्कर के साथ अदालतों पर धावा बोलना, खासतौर पर एक ऐसी जमात की जानिब से जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, क्या ये रवायत दुरुस्त है या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? जो बाहर कुछ होता है ना, वो तो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है कि देखें कि कोई वहाँ पे शोर शराबा और हुल्लड़बाजी ना हो। अदालत के अंदर जो है काम, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अदालत का, जज, उसका काम है वो देखे कि क्या हो रहा है। और अगर स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं शॉट्स कि यहाँ पे इस तरह हुई है अदालत के बारे में गलत बयानी, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाए। एक दफ़ा कंटेम्प्ट लगाए, उसी वक्त डिसाइड कर दे। और अगर अदालत में कोई करे तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट। और ये जब पार्टियां इस तरह उन पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, जो करे उसके खिलाफ केस करके उसका फैसला कर दे, ये तो अदालत के पास इख्तियार है। आप ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत के ऊपर यानी इदारे के ऊपर आयद होती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है या जो कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यकीनन उनका अपना ये है, इख्तियार भी है और उनको करना भी चाहिए कि अपने आप को इस तरह दबाव में ना आने दें। जो बाहर हुल्लड़बाजी हो रही है वो पुलिस का काम है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग रहा शहर इक़्तिदार, जहां 4 कोर्ट्स के अंदर उनको पेश होना था। अब वो पेशी थी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए, जो प्री रेस्ट बेल्स अप्लाई की हुई हैं। एक तरफ जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इतनी तगोदो हो रही है, दूसरी तरफ कारकुनान जेल भरो तहरीक चला रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि ये तो खुला तजाद है? उनकी अपनी कोई मसलियत होगी। देखिए, मैं तो सियासी हूँ नहीं, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। अगर पार्टी समझती है कि मसलियत इसी में है तो वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उससे फ़ायदा पहुँचने का उनको इम्कान है तो उनको पता है, अगर नुकसान होने का इम्कान है ये भी वही जानते हैं। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं पूछ सकूं कि क्योंकि आपके अपने साहबजादे भी उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो खासी मुतहर्रिक है, जेल भरो तहरीक चलाए हुए है, तो आपने उनको भी समझाया होगा इस हवाले से? नहीं जी, हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है। मैं नहीं सियासत की सारी उम्र, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ रहा है अदालत के साथ। अब वो सियासत अगर करना चाहे मेरा बेटा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए ये सियासत ऐसी नहीं है जिसमें गैर अखलाकी बहुत सारे लोग दाखिल हो गए हुए हैं। तो हम लोग कलम कबीले के लोग हैं, सियासत की तरफ जाना जो है फ़ायदेमंद नहीं। अब जेल भरो तहरीक में वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनके लीडर ज़मानतें ले रहे हैं अदालतों से। तो मैं इस ज़बन में आपसे पहले पूछ रहा था कि ये तो खुला तजाद दिखाई देता है और कारकुनान जो गिरफ्तार है, ज़ाहिर है उनके अहले खाना भी सवाल कर रहे होंगे और हक़ बजाने में ये पूछने में कि लीडर तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और हमारे बच्चे जो है वो जेलों की हवा खा रहे हैं। अब तो वो इजाज़त है कि जो लवाहिकीन है वो जाके तो मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके अहले खाना वलीद के जा रहे हैं, उसकी अहलिया जाएगी इंशाल्लाह, शायद मेरा बेटा भी उसके साथ बड़ा जाए, तो फिर जाके देखेंगे कि हालात क्या हैं और उनका क्या तासर है। मैडम, लास्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, माशी चैलेंजेस भी हैं, सियासी प्रॉब्लम्स भी हैं, कंसर्टनिटी सी है और फिर पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, आप देखती हैं कि इस तरह की तहरीकें या इस तरह की हिजान या यही मसाइल का हल है? मैं तो समझती हूँ कि हम मनफी जा रहे हैं 78 साल के बाद, और नौजवानों के जो है ना हवाले करनी चाहिए सियासत। ये जो बैठे हुए हैं ना ऊपर साल हा साल बल्कि दिहाइयों से, ये अलहदा हो जाए। जो नौजवान हैं वो चाहते भी हैं कुछ करें, वो मेरा ख्याल है खुश अखलाक भी हैं, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक तालिबा की हैसियत से जाती हूँ, तो मैं इन लोगों से मुलाकात मेरी होती रहती है। इनको शौक़ है कि ये मुल्क के लिए कुछ करें और पुरअज़म भी है। ये जो इस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म दिखाई दे रहा है, 184(3) की जुरिस्डिक्शन की बहुत बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि सियासी मामलात अदालतों ने टेकअप किए हुए हैं, तो अदलिया के लिए भी कोई एडवाइस है? नहीं जी, देखिए अदलिया जो है वो अपनी जगह जो भी फैसले करती है अपने तय,
वो बेहतरीन करती है। मैं तो 20 साल हो गए रिटायर हुई, मेरा नहीं काम कि मैं अदलिया को मशवरे दूं। वो फैसले जो भी अपने ताईं करेंगे कि 184(3) लगता है या नहीं लगता। मेरा ख्याल है अब तो ये जो बेंच है ये 184(3) का मामला इनके पास नहीं है, ये तो जो लगी हुई है अपीलें उनका फैसला कर रहे हैं, और शायद अब उसकी सुनाई हो गई है और फैसले की तरफ आ रहे हैं, तो अभी हमें पता लग जाएगा कि अदालत क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जिस अंदाज में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब ने एंट्री की और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, तो मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का कैपिटल हिल पर धावा याद आ गया कि जिस अंदाज में उन्होंने कैपिटल हिल जैसी जो उनकी मुकद्दस पार्लियामान है उस पर हमला किया था, तो क्या ये जस्टिफाइड है सर? रेहान आपको तो देखे ना, बात ये है, हमारे भाई भी आप हैं, आपको तो कभी पीटीआई का कोई चीज देके कोई अच्छी चीज तो याद आई नहीं सर। मैं लेकिन बात अगर इसमें कोई मुबालगा आ रही है तो सर आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खैर खुद सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में था। जो मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक धक्कम पेल थी, लोगों में जोशो खरोश था, लोग आए थे, वो कोई नहीं आया। बल्कि जो मैंने इतलात सुनी है कि वहाँ पर सहाफ़ियों पर बहुत तशद्दुद हुआ है, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और ऐसे मौके पे जब आप इतने बड़े लीडर को बुला रही हैं तो आपके इंतजामात उस हिसाब से होने चाहिए। तो वो लोगों का एक रेला था जो अंदर गया नहीं, वेवर दे गोइंग सर। हसन खावर साहब सॉरी, मैं देखें कुछ सवाल करता हूं तो आपको बुरा लगता है। मैं तो बड़ा सादा सा सवाल पूछता हूं सर आप लोगों से कि मतलब ये अदालत हाजिरी थी, अदालत को मुसख्खर करने के लिए जा रहे थे, कुछ जलसागाह थी या कोर्ट प्रेमिसेस थी? मतलब एक डेकोरम होता है सर अदालत का, तो क्या लीडरशिप का ये किरदार नहीं है कि वो अपने कारकुनान को बताए कि भाई ये कोई कॉन्डक्ट ठीक नहीं है आपका? देखिए, खान साहब कातलाना हमले के बाद इतने माह बाद पहली दफा इस्लामाबाद आ रहे थे, वो इधर पेश हुए। आपको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के सबसे मजबूत लीडर हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, लोग उनके लिए एक जज्बा फील करते हैं। ये हमारे कहने से कुछ लोग ये तो नहीं करेंगे, लोगों ने उनका एक शायान शान इस्तकबाल किया है। बाकी अच्छा हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर कि जो मकबूलियत है क्या वो ये जवाज देती है कि आप अदालतों से ऊपर हैं? क्या मकबूलियत ये जवाज देती है कि आप मुल्क को कौम से ऊपर हैं? क्या पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि आप इदारों से ऊपर हैं? क्या ये पॉपुलैरिटी का मतलब समझा जाए सर कि पॉपुलर है तो आपको सब माफ है? हमारा तो रेहान पूरा नैरेटिव ही ये है कि कोई हर शख्स अदालतों की कानून की नजर में एक बराबर होना चाहिए। हमारी तो पूरी जंग ही इसके लिए है। और हमारी लड़ाई क्या है इस गवर्नमेंट से? हम यही तो कहते हैं कि आपने अमीरों के लिए एक और कानून रखा हुआ है। जी जी, मैं इसीलिए तो आपसे सवाल करता हूँ कि तहरीक इंसाफ अगर इंसाफ के इदारे के ऊपर हमलावर होगी तो फिर हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंसाफ के इदारे का जो है वो तकद्दुस उसका मलूज़े खातिर रखेगा? हम ना हमला अवर होंगे, ना हुए हैं, ना हमारे जहन में ऐसी सोच है, और ना ही हम ऐसी किसी चीज को इंडोर्स करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ हमारी पूरी जंग ही निज़ाम इंसाफ की। तो सर आज जो कुछ हुआ फिर इसकी मजम्मत करें ना। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि लोगों का एक रेला जो है वो प्रेशर से आगे चला गया और वो गेट टूट गया है। मुझे तो उसमें कोई वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो प्रेशर अदालत पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो बताने की कोशिश की गई है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि मकबूल लीडर पाकिस्तान का अदालत में आ रहा है तो ये तरीकाकार होता है, और बैठे हुए जजेस को भी पता चले कि एक मकबूल लीडर उनके पास आया है। देखिए, आपको याद है कि मैं आपके दफ्तर के बाहर मरीम नवाज ने क्या किया था? वो जिन लोगों की हरकतें ऐसी करनी होती है ना, वो आपको पता है, वो कंडेमनेबल है सर। मैंने उसके ऊपर शो किया था सर, और मैंने दिखाया था, मैंने उसकी मजम्मत की थी। लेकिन आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, आप तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, आपका मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम ये समझते हैं कि खान साहब के लिए ये सिक्योरिटी रिस्क है। आपको पता है कि उन पर कातराना हमला हो चुका है, उनके बारे में सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू हो चुकी हैं। इतने रश में निकलना, हम तो समझते हैं कि उनके लिए एक सिक्योरिटी ब्रीच है और ये सिक्योरिटी का एक मसला है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा लीडर से ज्यादा अहम तो कोई नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि उनको महफूज रखा जाए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका लीडर इंपॉर्टेंट है या अदलिया इंपॉर्टेंट है, अदालत इंपॉर्टेंट है? देखिए, कानून सबसे पहले, लेकिन अगर कोई रास्ता निकल सकता है, हमारी तो ख्वाहिश थी कि वीडियो लिंक वगैरह के ऊपर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चलती है, वीडियो लिंक्स पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये निजाम है, अब ये हमें कर लेना चाहिए। आसान साहब, वैसे फिर गरीब आदमी का क्या कसूर है? उसको भी वीडियो लिंक पे सुन लिया करें। जो 80 साल का बुजुर्ग जाके चक्कर लगाता है अदालतों के, उसको भी वीडियो लिंक की सहूलत मिलनी चाहिए।
देखें गरीबों तो फिर आपने अपनी हुकूमत में ये करना था ना सर। खवातीन को करना चाहिए, बिल्कुल हर एक को ये सहूलत। तो आपने अपनी हुकूमत में गरीब आदमी को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए क्या किया? फिर कोई वीडियो लिंक जनरेट किया आपने? ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बनाया? कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गई? सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो लिंक का निज़ाम आ चुका हुआ है, लेकिन ये है कि इस निज़ाम को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें आप पूरा टाइम दें, इंशाल्लाह अदलिया के साथ मिलके इस दफ़ा एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर काम करेंगे, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म करेंगे। मैंने तो आपको कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमने 3.5 साल में पूरा आज जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सारा दिन था सुप्रीम कोर्ट में, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है उसमें तो मुझे कोई काबिल मजम्मत चीज नजर नहीं आ रही। अगर कोई है तो आप दिखा दें, मैं टीवी लगाया हुआ है, मैं आपको मैं हसान साहब, ये विजुअल्स आपकी नजर में काबिल मजम्मत नहीं है कि पुलिस ने खारदार तारें लगाई हुई इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए लगाई हुई, उन खारदार तारों को उखाड़ना, रियासत के सामने आ जाना, टकराव की पॉलिसी पर गामजन होना, सीसीटीवी कैमरे उखाड़ देना, कार्य सरकार में मुदाखलत करना, आपके नजदीक ये कोई काबिल मजम्मत चीज नहीं है? नहीं, जो आप बात कर रही हैं वो और है, जो मैं देख रहा हूँ वो और चीज है। नहीं, ये जो खारदार अभी आपको नजर आ रहा होगा, खारदार तारें उखाड़ी जा रही हैं, पुलिस को धकेला जा रहा है, इज इट जस्टिफाइड सर? क्या आग लगी हुई दिखाऊं मैं आपको सर? सरकारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डिलिबरेट नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत अमल है। तो मजम्मत करे ना सर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मुझे नजर नहीं ना आ रही, कोई नजर तो नहीं आ रहा सीसीटीवी तोड़ते हुए नजर आया, आप दिखा दे तो मैं कर देता हूँ। वो प्रोड्यूसर जरा सीसीटीवी कैमरास भी दिखाए। मैं आपसे इन प्रिंसिपल कह रहा हूँ कि अगर किसी ने डिलिबरेटली ये गेट भी तोड़ते हुए नहीं देखा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है तो वो काबिल मजम्मत है। जो गेट तोड़ने का आप बता रही हैं वो देखे तो सही, को तोड़ है, लोगों का प्रेशर। हसान साहब, आपकी मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपकी सियासी मजबूरी भी है। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। अजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अजान खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। यकीनन जो लीडरशिप कह रही है उसने जाहिर है उसको फॉलो करना मनोअन और उनको ठेस पहुंचाना ये भी तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी इख्तलाफ राय जो है उसको पसंद नहीं किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बड़ी इंपॉर्टेंट आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आ रहा है। सुबह 11 बजे इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे वेलकम बैक। बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। ये दस्तक अब बड़े अहम मौके पर हुई है, उस वक्त हुई है जब इलेक्शन कमीशन और दोनों सूबों के गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख में इतना उलझे हैं कि बेबस हुए वे दिखाई दे रहे हैं। आइन की दस्तक एक ऐसे मामले पर हुई है कि जिस वक्त ये तय करना है, सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक तौहीन आमेज खत लिखने के बाद खुद से इलेक्शन की तारीख भी दे डाली और आइन ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक उस वक्त दी है जब सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही हैं। आइन ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक इसलिए दी है कि एक फरीक ने मुज़ाकरात की मेज को ठोकर मारकर सड़कों का रुख किया। आज सियासी जमातों समेत तमाम इदारों में इख्तलाफात अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद हैं, जहाँ कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस लड़ाई में जब सुप्रीम कोर्ट में तस्फिया कराने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूटकर 5 रुकनी बेंच रह गया। इन्हीं 5 जजेस ने आज आईने पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम तरीन केस की समाअत की है, जहां सभी सियासी जमातें अपने वकीलों के हमरा मौजूद थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुताल्लिक अज खुद केस मुकम्मल कर दिया और अब फैसले का इंतजार हो रहा है। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के मुताबिक फैसला कल 11 जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत के कुछ अहम निकात आपके सामने रखते हैं। आज सुबह जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाना आइन की रूह है। निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शंस की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर ही दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख को आगे बढ़ा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सूबाई आम इंतखाबात 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है। पंजाब में 90 रोज की मुद्दत 14 अप्रैल को हो रही है। सूबाई आम इंतखाबात 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नियत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम चाहते तो हल निकाल सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए
कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, क्या शेड्यूल में तब्दीली कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की वकील ने कहा कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त दरकार होता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। जस्टिस मंदोखेर ने कहा कि अगर कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहां ना खड़े होते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए रिमार्क्स दिए, क्या बतौर अटॉर्नी जनरल कानून का दिफा करने की बजाय इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 57(1) खत्म कर दे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठोस वजूहात के साथ इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। ताहम अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना था कि किसी ने अभी तक तारीख ही नहीं दी, सब कुछ हवा में है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और कहा कि 90 दिन से ताखीर पर अदालत इजाजत दे सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये ना समझे अदालत किसी गैर आईनी काम की तौसीह करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 254 उसका जहाँ इतलाक बनता हो वहीं करेंगे। कानून वाजे नहीं है तो कैसे कहें कि इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है। चीफ जस्टिस इसके बाद कहानी में दिलचस्प मोड़ वहां पर आया जब सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से इलेक्शन की तारीख देने का मशवरा सामने आया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। पंजाब और केपीएस खुद नोटिस केस में जस्टिस मंजूर अली शाह ने वकला से कहा कि सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्की तारीख से आगाह करें। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा यही है कि मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। उनका कहना था कि जमहूरियत की यही मंशा है कि फरीकैन लचक दिखाएं। यानी एक बार फिर से अदालत ने बॉल सियासी जमातों के कोर्ट में फेंकी, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से एक बार फिर मायूस कुन जवाब सामने आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर आवान ने अदालत को बताया कि उनकी जमात ने अपने इत्तेहादियों से बात की और मजीद मुशावरत के लिए वक्त दरकार है, लिहाजा अदालत इस मामले पर कार्रवाई जारी रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक का कहना था कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि मौजूदा हालात में 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते नोटिस में लगाए, लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला इल्तवा में है और सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरा रोज है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये मामला उसके बाद आगे चला और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, सभी फरीकैन को सुनने के बाद फैसला जो है महफूज कर दिया और अभी कहा जा रहा है कि ये फैसला सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज शहर इक़्तिदार खासा फुल ऑफ हैपनिंग रहा, आपके लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स है वो खासी आसाब शिकन रही होंगी। अब ये केस कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कल सुबह 11 बजे इस केस का फैसला भी सामने आ जाएगा। मामला किस जानिब जाता हुआ देख रहा है आप? देखिए, मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुका है। यानी आज आपने इस जो लार्जर बेंच बना था 5 मेंबर, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक 2 मेंबर बेंच भी जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो है वो बैठा कोर्ट रूम नंबर 2 में, जहां पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया और उनको ना सिर्फ तलब किया गया बल्कि उनको कहा कि रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस करें कि क्या रिकॉर्ड है, किस तरीके से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो केसेस की फिक्सेशन करता है और किस तरीके से जो बेंचेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो बड़ा आज शॉकिंग था। हम तमाम जो जितने भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमने लार्जर बेंच को तो कहा ना जी सलाम अलैकुम, और हम जाके बैठ गए जस्टिस काजी फाइसा साहब की अदालत में। और क्योंकि वहाँ पर जो हैपनिंग ये थी क्योंकि वो रिकॉर्ड मांग रहे थे और जस्टिस जाहिया आफरीदी वो भी उस बेंच का हिस्सा थे, उस 2 रुकनी बेंच का। तो जो जजेस के दरमियान तकसीम है ये बड़ी खुलकर वाज़ेह हो चुकी है। और एक चीज़ और, एक और बात का इंकशाफ आज हुआ कि जस्टिस जाहिया आफरीदी जो कि सीनियर जज हैं कंपैरेटिवली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से, उनसे जो है वो बेंच लेकर वो बेंच जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को दे दिया गया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इस वक्त तक जो है वो पहले कुछ लोगों का, कुछ सीनियर जो लॉयर्स हैं वो तो कह रहे थे कि शायद जो है अब मुत्तफ़िका फैसला आ जाए, लेकिन मेरी ज़ाती राय में मुत्तफ़िका फैसला मुझे आता दिखाई नहीं दे रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही हो कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेट अनाउंस करे, हाँ सुप्रीम कोर्ट अब जो इस मैटर को टेकअप कर ही लिया है, तो इसमें जो रेलेवेंट फोरम है जिसने ही डेट को डिसाइड करना है वो गवर्नर है जो मुतलका सूबाई असम्बली के, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों। तो वो गवर्नर साहब जो हैं उन्हीं को हदायत जो है या हुक्म दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप जो है वो तारीख अनाउंस करें और इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब यही वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज कोर्ट के सामने ये कहा कि सदर मुमलिकत की जो एडवाइस थी केपी वाले मामले में वो उसको जल्दी वापस ले लेंगे। यानी उससे इशारा तो यही मिल रहा है कि अल्टीमेटली गवर्नर्स इसको सेटल करेंगे। आई डोंट नो, देखिए जो प्रेसिडेंट ने किसके कहने के ऊपर, किसका मशवरा था जिसके ऊपर जो है उन्होंने इंतखाबात की तारीख अनाउंस कर दी
और देखिए आज उनके अपने जो इंगेज किए हुए प्राइवेट काउंसिल हैं, प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान शहजाद दलाई के ऊपर जो है वो काउंट नहीं किया और उन्होंने एक प्राइवेट काउंसिल को एंगेज किया है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक प्राइवेट जो है वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो सरकारी वकील नहीं हैं, ना ही फेडरेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने आकर भी अदालत में सदर के इस इकदाम को KPK के हवाले से तारीख देने को डिफेंड नहीं किया। तो अब ये कितनी शर्मिंदगी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, आपके हेड ऑफ स्टेट हैं और जो इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अज़ीज़ साहब, कल अटॉर्नी जनरल शहजाद दलाई साहब ने यह वाज़ेह कर दिया था कि 90 रोज़ के अंदर तो इंतखाबात कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आज फिर इसमें एक आईनी तरमीम के हवाले से भी बहस हुई प्रोसीडिंग्स के दौरान, और फिर कहा कि पार्लियामान के अंदर कोई तरमीम भी हो सकती है। तो हाउ डू यू सी दिस? क्या 90 रोज़ के अंदर अब इंतखाबात होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या जो भी होगा अब 90 रोज़ बाद ही होगा? देखिए बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कह दे कि आप 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद इंतखाबात करा दें, हाइपोथेटिकली अगर बात कर रहे हैं तो वो बात करके सुप्रीम कोर्ट ये अनाउंस भी कर देती है, तो क्या जो बैलेट पेपर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने छापने हैं? क्या जो सरकारी अमले की तरबियत है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जाके करनी है? देखिए इस तरह अमल दरामद नहीं होते ना। हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था इस्लामाबाद की लोकल बॉडीज़ के हवाले से कि कल पोलिंग करा लें, फिर पोलिंग हो गई, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना। तो फिर मतलब समझा जाए कि फर्जी सी तारीख आ जाएगी, फर्जी तारीख देना मकसूद है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 57 के तहत प्रेसिडेंट ने तो एक एडवाइस दे दी, लेकिन उसी का सेक्शन 58 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी तारीख का ऐलान करना है कि जिसने इलेक्शन कराना है। एग्जैक्टली। तो रेहान साहब पे फर्जी तारीख के लिए हमने अपना इतना बड़ा तमाशा लगवा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जजेस की डिवीजन इतनी वाजे की है, और एक किस्म का पोस्टर, एक बैनर लगा दिया आपने जो है वो एक क्या उसे कहते हैं माइटी साइज का, कि पूरी दुनिया देख रही है कि जो अब हमारे जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो आपस में मिल बैठ नहीं सकते। 15 लोग हैं, उनमें भी इतफाक नहीं है। इसका हल क्या है? ये तो अब बड़ों आपस में बैठें, अपनी जाती पसंद नापसंद को निकालें, और आइन और कानून की जो हुक्मरानी के लिए, बालादस्ती के लिए और इंसाफ की फरामी के लिए अगर किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज है भी, कोई माजी की तलखी है भी, उसको निकालें, गले मिलें। क्योंकि हसन साहब मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ना कि नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्वेशंस का इजहार किया कि पार्लियामान इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन इनकम्प्लीट बेंच जो 5 रुकनी बेंच है, अब वो ये फैसला सुनाएगा, तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी उठेगा। रेहान साहब बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात थी, जब आपने आज खुद नोटिस लिया था, आर्टिकल 184(3) की अपनी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर दिया था, किस पर कर दिया था? CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का केस था। उस केस के अंदर 2 जजेस ने, उनमें से एक जज की जो ऑडियो है वो साबिक उस जो है वो वज़ीर पंजाब के साथ वो मंजर आम पर आई हुई है। आई डोंट नो, एक कम से कम एक उनके ऊपर इल्ज़ाम तो आ गया, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस एक प्राइवेट वकील ने दायर कर दिया, और बार काउंसिल्स कह रही हैं कि हम उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत जो है अपना रेफरेंस दायर करेंगे। ठीक है, उस जज के नोट के ऊपर आपने सो मोटो लिया, और सो मोटो किस मुतालिक लिया? 2 जो सूबाई असम्बलियों के जनरल इलेक्शंस के हवाले से, यानी, और उसके बाद फिर आप जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें उन्हीं 2 जजेस को शामिल कर रहे हैं। चलें, जस्टिस इजाजुल एहसन की शमूलियत तो मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक थी, उस पर कोई इशू नहीं है। इशू है तो मुस्लिम लीग नवाज को है। 1 मिनट के लिए अगर उनका इशू है भी तो जज जब तक खुद रिक्यूज़ ना करे तो उसके ऊपर कोई आप कदगन नहीं लगा सकते कि वो ना बैठे। लेकिन यार जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल ना करना, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल ना करना, और जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल का जवाब तलाश करना है, और आज के लिए नहीं है ये, यानी जो इस आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी वो आइंदा आने वाले सालों में और आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज जो तशरीहात हो रही हैं, या कुछ लोगों के नज़दीक रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, तो इसके बड़े दूर रस असरात होंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी एक ब्रेक लेके, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो मर्जी का जज और मर्जी के बेंच का तासुर उभर रहा है बड़ी तेज़ी से, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के साथ मुबैना ऑडियो से बेंच फिक्सिंग के मामले को तकवीयत मिली थी, जिस पर पीडीएम इत्तेहाद शिकवा कुना था, और इसी मामले को मौजूद बहस बनाया गया था। केसेस किस बेंच में और किसकी सवाबदीद पर लगाए जाते हैं, ये सवाल आज भी मुबहम है और जवाब तलब है।
आज इसी किस्म की सूरत हाल का सामना सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी पेश आया, जिन्होंने जेर समात मुकदमात के दौरान ही बेंच तब्दील करने पर केसेस सुनने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होने के तरीकाकार से मुतालिक नोटिस ले लिया है, जिसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तौर पर तलब किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका हूं, हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए, अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगाते तो शफाफियत कैसे होगी। जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि ऐसा लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। अब जो रिमार्क सामने आए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मैं 2010 में केस नहीं सुन सकता था क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समात के लिए मुकर्रर करता है, क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि मुकदमात मुकर्रर करने की आखिर पॉलिसी क्या है, ये बेंचेस कैसे तश्कील दिए जाते हैं। अदालत ने 2 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार तय हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुकदमात फिक्स करने से मुताल्लिक शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से ही मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना था कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ, केसेस फिक्स करने का तरीकाकार क्या है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंडारी का कहना था कि लोग पूछ कर थक गए लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते। जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से सवाल किया कि जस्टिस याह्या अफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया, बगैर बताए बेंच तब्दील करने से अवाम के ज़हन में शुबहात पैदा होते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर ने जुबानी हिदायत पर बेंच तब्दीली का प्रपोजल बनाया। चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने कहा कि चीफ जस्टिस की हिदायत है कि जजेस रोस्टर तब्दील किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि साइलीन और वकला से माजरत करता हूं, आज समात नहीं कर सकता, अचानक बेंच की तब्दीली की वजह नहीं बताई गई, अचानक बेंच की तब्दीली और मुकदमा मुकर्रर होने से शुबात जन्म लेते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि जज का हल्फ और ज़ाब्ता अखलाक सबसे मुसावी सलूक का तकाजा करता है। आर्टिकल 10A बुनियादी हुकूक में शामिल है, जो ड्यू प्रोसेस है वही होना चाहिए, बेंच तब्दीली करने की जो कानूनी वजूहात है वो होनी चाहिए। कल को लोग कहेंगे कि मर्जी का बेंच बनाकर मर्जी का फैसला हो। अदलिया का वकार शफाफियत ना होने से कम होगा। शफाफियत का तकाजा है कि जो मुकदमा पहले दाखिल हो उसकी समात पहले हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज की लिस्ट के मुताबिक 2022 और 2021 के मुकदमात लगाए गए, इस हकीकत के बावजूद कि इसी नौयत के मुकदमात जेर इल्तवा हैं। जस्टिस हसन रिजवी को बेंच से हटाकर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेंच में भी भिजवा दिया गया। क्या आज रोस्टर बन गया है कि मैं कल किस बेंच में बैठा हूँ, मुझे नहीं इल्म। हफ्तावार जजेस का रोस्टर कैसे तब्दील किया गया। अब 2 मोजेस जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याइदी, उनकी तरफ से ये एतराज़ात बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के हैं कि बेंच कैसे तश्कील होते हैं, केसेस कहाँ भिजवाए जाते हैं और किसके इमा पर भिजवाए जाते हैं, और यकीनन जवाब तलब भी है। अब इनके जवाबात आने वाले दिनों में आते हैं या नहीं आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।